नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो ईवीएस की सेकेंड क्लास रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा जिससे कि आप अच्छा नंबर गेन कर सकें। और कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से सारी क्लासेज देखे रहेंगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, जिससे कि आप नंबर गेन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। कल जो शुरू किए थे उसके आगे की पोर्शन को हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आगे का पोर्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? जब पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मीन्स क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, किसका? ग्रीन पिगमेंट होता है, पत्तियों में होता है, और सनलाइट की उपस्थिति में जब पौधे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके साथ साथ H2O भी लेते हैं, ये दोनों चीज़ें लेकर के क्या बनाते हैं? C6H12O6 बनाते हैं। उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं, मीन्स अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं क्या फोटोसिंथेसिस। पत्तियां पादप प्लांट्स की खाद्य फैक्ट्री होती है। क्या होती है? मीन्स किचन होता है। किसका? जैसे हम लोग अपने घर में किचन एक जगह होता है, प्लेस होता है जहाँ पे खाना बनता है हम लोग का, उसी तरह पौधों का भी एक किचन होता है। कौन होता है? पत्तियाँ होती हैं। पत्तियाँ जो होती हैं उसका किचन होता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं वेसल्स द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जल एवं खनिज मीन्स इसको जो वेसल्स होते हैं उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ पत्तियों तक जाता है, जिसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ये वाहिकाएं वेसल्स नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, मीन्स ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल जहाँ पे होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है, मीन्स स्टोरेज करता है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण फूड सिंथेसिस में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, मीन्स जब सनलाइट रहेगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि रात में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो उस समय क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात में। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि सनलाइट की उपस्थिति नहीं होती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। खाद्य के रूप में पौधे में संचित हो जाती है। अब क्या है? झूम खेती। झूम खेती क्या होता है दोस्तों? इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, या स्लैश एंड बर्न भी इसका नाम है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोला जाता है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है, ये बहुत ही अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। एक जगह को बांस या जंगल उग जाता है, जब उसमें बांस या जंगल उग जाता है तो उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है, जिससे कि वहाँ पे उगाए जाते हैं। जमीन को जलाए हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है इस खेती में। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिला करके बीज छिड़क दिया जाता है और देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, मीन्स इसी को झूम खेती भी बोलते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं। उन्हें इसलिए गिराते हैं क्योंकि वो फिर किसमें बदल जाते हैं? उपजाऊ जमीन बनाते हैं, ताकि वे ज़मीन की मिट्टी मिल जाए और इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है, जो वीड्स होते हैं उसको भी। तो स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पे? आदिवासी क्षेत्रों में की जाती, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं, मीन्स ट्राइबल एग्रीकल्चर भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं सीटेट में।
जो यहाँ से क्वेश्चन उठा देते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक क्या है? एक झारखंड की आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल को तुरांग कहते हैं। जंगल को क्या कहते हैं? कुडुक भाषा में तुरांग बोलते हैं। अब जंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। जंगल क्या है? जंगल का अधिकार, जंगल अधिकार कानून 2007 फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक ही जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। ये एक्ट है जिसके द्वारा आदिवासियों को हटाया नहीं जा सकता है उसमें से, उनके जगहों से। जंगल का संरक्षण प्रिजर्वेशन वहाँ की ग्राम सभा करती है। कौन करता है? ग्राम सभा करती है जंगलों का प्रिजर्वेशन। ओके दोस्तों, तो खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है, मीन्स जंगलों की कटाई होते जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है वैसे डिफॉरेस्टेशन की क्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि अब एफॉरेस्टेशन का काम करे, मीन्स पेड़ पौधों को लगाने का काम कर रही है। सड़कों के बगल में, कॉलोनियों में, हर जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। क्या क्या शामिल है? फसलों को उगाना, फलों को उगाना, सब्जियों को और फूलों को उगाना और एनिमल हस्बेंड्री करना भी इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग जो हैं, 50% लोग जो हैं कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल है। मीन्स पूरे विश्व में, वर्ल्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, जो 50% लोग हैं कृषि पे आधारित हैं, संबंधित लोग हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। मीन्स 2/3 भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पे निर्भर है। मीन्स लगभग 1.25 अरब है, उसका 2/3 जो होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी जनसंख्या है कृषि पे निर्भर है। हम आगे अब डिस्कस करते हैं क्या, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि बोलते हैं। मीन्स एरेबल लैंड बोलते हैं, एरेबल लैंड कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने और कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। अगर एक ही प्रकार की हम फसल उगाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो लैंड है वो बंजर हो सकती है, या कई केमिकल्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि हमारी ज़मीन बंजर हो सकती है। मीन्स उसमें जो पोषण है वो सारे खत्म हो सकते हैं। जड़ों, पत्तों, शाखाओं से सड़ने से और केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। जड़ों को, पत्तों को, शाखाओं को सड़ने से ज़मीन उपजाऊ बनती है, कंपोस्ट खाद बन जाती है। लोएस पवनोड मृतिका वह मृतिका होती है जो पवन द्वारा उड़ाकर दूर दूर जमा की जाती है, उसे लोएस या पवनोड मृतिका कहते हैं। पवनोड मृतिका का मतलब पवन के द्वारा लाई गई मृतिका को पवनोड मृतिका बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉप के बारे में, फसल के बारे में। खरीफ की फसल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। खरीफ की फसलें, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल को जून जुलाई, इसमें अप्रैल चल रहा है, मीन्स इसके बाद जून आएगा तो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। मीन्स क्या हो जाएगा, पैडी की जो खेती है ना, वो प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? चावल हो जाएगा, मीन्स पैडी, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, कपास आदि, ये जो होते हैं क्या है, जो खरीफ फसलें हैं। अगर इसको इंग्लिश में डिस्कस कर लें तो क्या है, राइस, मैज, सोरगम, पर्ल, मिलेट्स, मूंग बीन, पीनट, शुगर केन, सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कॉटन, ये सारे जो हैं क्या, ये जो होते हैं ज़्यादातर करके जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, क्रॉप होते हैं, उसमें क्या होता है कि राइजोबियम फिक्सेशन का काम होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण होता है। अब हम आगे डिस्कस करें रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जब ये काटी जाती है तो उसी समय ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अभी जो मार्च अप्रैल में गेहूँ काटा गया है ना, वीट की फसल जो काटी गई है, उसी की ये रबी की फसल थी। प्रमुख रबी की फसलें कौन से हैं? आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूँ, मटर, बरसीम, पोटैटो, बार्ली, चिकपी, मस्टर्ड, वीट, पी एंड बरसीम, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, जायद की फसल। जायद की फसल कौन है? यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, भिंडी आदि,
ये इसको इंग्लिश में डिस्कस करेंगे तो कुकम्बर हो जाएगा, मस्क मेलन हो जाएगा, वाटर मेलन, गार्ड, पंपकिन हो जाएगा और ओकरा हो जाएगा। ठीक है। अब जल संवर्धन मीन हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये हुआ कि जो जल में जहाँ पे हाइड्रो की बात आएगी, मतलब इसका समझिए कि हाइड्रो मतलब वाटर होता है। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोफोबिया, ये जैसे है मीन्स वाटर की चीज़ें बातें की जा रही है यहाँ पे। यह खेती करने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। मिट्टी नहीं रहेगा, उसमें पानी रहेगा, पानी में उगाया जाएगा। पौधों को पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। इस तकनीकी में पोषक तत्वों को जल में मिलाया जाता है। इसे जलीय कृषि भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण के बारे में। सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद बीज को बोना, फिर खरपतवार को हटाना, इसके बाद प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना और फिर प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना, ये सब सारी चीज़ें प्याज की खेती की प्रक्रिया होती है। खाद, फर्टिलाइजर्स कैसे लगाते हैं हम लोग? अब खाद पशुओं के मल मूत्र, पौधों के अवशेष और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बनी होती हैं। खाद किससे बनी होती हैं? पशुओं के मल मूत्र, पौधों के अवशेष, अन्य कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं। खाद मिट्टी को पोषक तत्व मीन्स न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस और संरचना प्रदान करती हैं, जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वस्थ विकास के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उर्वरकों का यूज करेंगे तो हमारे खेत जो हैं बंजर नहीं होंगे, ऊसर नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए सलाह दी जाती है। देखिए क्या दिया गया है, खाद जैव निम्नकरणीय है। फर्टिलाइजर इज बायोडिग्रेडेबल। क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, मतलब फर्टिलाइजर जो होता है सड़ जाता है। ठीक है। तो उर्वरक की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। खाद जो होता है, फर्टिलाइजर जो होती है बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मीन फर्टिलाइजर डज नॉट कॉज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। फर्टिलाइजर्स क्रिएट्स टाइनी पोर्स इन द सॉइल। खाद मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। जो खाद होती है, कंपोस्ट खाद होती है, ये मृदा की जल धारण क्षमता जो होती है। फर्टिलाइजर इंक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली जो है, क्या है हमारा जो दोस्त, क्या है फार्मर के दोस्त कौन होते हैं? तो केचुआ होता है। तो यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाती हैं। कौन? खाद। इट इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फसलों की कटाई से संबंधित त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे मनाई जाती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कहाँ पे मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में मनाया जाने वाला त्यौहार है मकर संक्रांति। और बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? असम में। ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से त्योहारों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि बिहू कहाँ का जो त्यौहार है, तो असम का त्यौहार है। ये मनाया जाता है फसलों से कटाई की संबंधित त्यौहार है ये। बैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्यौहार पंजाब और हरियाणा में अधिक मनाया जाता है। लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? यह त्यौहार पंजाब में फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। और पूरम विशु कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और नवा वर्षा बंगाल में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोंगल जो होता है तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। झारखंड जो होता है, झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाने वाला है। बंगाल में वंगला जो मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब हम बीन पार्टी के बाजे मीन्स बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए थे। कौन? बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी 3 बाजे जो हैं सूखी लौकी से बनाए थे। ये ढोल जो दिया गया है, ढोल के अलावा बीन, तुम्बा, खंजरी जो है ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, तो इसे बीन पार्टी के बाजे बोले जाते हैं। उधियू क्या है?
सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद करके कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधियू। उधियू मीन्स गुजराती उधियू का मतलब है उल्टा। उधियू का मतलब उल्टा, उल्टा करके बनाया जाता है, इसलिए इसको उधियू बोला जाता है। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन और दही की छाछ भी ली जाती है। तो बहुत ही बेस्ट फूड है, इसको आप भी टेस्ट कर सकते हैं। लिंगहुफेन। लिंगहुफेन एक ये भी एक फूड है जो कहाँ के लोग खाते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लिंगहुफेन का मतलब सांप होता है। सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है। ये सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है। कभी कभी बहुत बार ये पूछा गया है कि लिंगहुफेन किस जानवर से रिलेटेड है, तो सांप से रिलेटेड है। और इसे कहाँ पे बनाया जाता है, तो हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ पे? हांगकांग में खाया जाता है इसको। ठीक है। अब खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जाते हैं? मीन्स प्रिजर्वेशन, फूड का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? दूध को कैसे ज़्यादा दूर समय तक रख सकते हैं, तो उबालने के बाद उसको ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। हरा धनिया को गीले कपड़े में रखते हैं लपेट करके, जिससे कि वो आसानी से कुछ ज़्यादा समय तक चल सके। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन रखते हैं। सुन लीजिए कैसे कैसे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि ये अगर आप लाइफ व्यतीत कर रहे हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्याज लहसुन को कैसे खुले में रखते हैं, नमी से बचा करके। इसको नमी से बचा करके रखते हैं। जैसे हमारे घरों में अगर प्याज की खेती की जा रही है तो उसको जहाँ पे रखा जाता है, ऐसे जगहों पे रखा जाता है जहाँ पे नमी न रहे। जिससे अगर नमी रहेगी तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं और नमी से बचा कर रखते हैं। अब हम मिड डे मील के बारे में बात डिस्कस कर लेते हैं। मिड डे मील योजना एमडीएम कब से शुरुआत की गई थी और कहाँ से शुरुआत की गई थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिड डे मील स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1955 को आरंभ की गई थी। 1995 को। वर्ष 1997 से 1998 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। अब बाल विवाह अधिनियम क्या है? मीन्स बाल विवाह अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है, मतलब कि बाल विवाह को रोकने का काम किया गया इस एक्ट के द्वारा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस अधिनियम के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष थी। कितनी थी? पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। हालांकि इस कानून में संशोधन अमेंड करके महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बिल संसद में पेश किया गया है, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विवाह की कानूनी आयु अलग अलग होती है। अलग अलग धर्म के लोगों की विवाह की जो कानूनी आयु जो होती है अलग अलग हो सकती है, अलग अलग धर्मों के लिए, समुदायों के लिए। ठीक है। अब मिश्रणों को अलग करने के तरीके, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स को कैसे अलग करेंगे। ठीक है। थ्रेसिंग या गहाई करना, थ्रेसिंग करना, थ्रेसर के द्वारा, मतलब कि जो चॉप होते हैं उससे बीज को निकालना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना कहलाता है या गहाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीट करके अनाज से बाहर निकाले जाते हैं और डंठल को अलग रख दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गेहूं या धान के दाने को उनके तनों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग को इंग्लिश में क्या डिस्कस करना है, कैसे है? सेपरेटिंग द सीड ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग और गहाई। इन दिस प्रोसेस द स्टाल्क आर बीटेन टू एक्सट्रैक्ट द सीड ऑफ द ग्रेन एंड द स्टाल्क आर सेपरेटेड। दिस वर्क इज डन बाई कंबाइन मशीन और अ थ्रेसर। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग व्हीट और राइस ग्रेन फ्रॉम दियर स्टाल्क, उसके स्टाल्क से उसको निकालते हैं जो उसके बीज होते हैं। अब निष्पादन
विधि, निष्पावन विधि क्या है? विनोइंग, हाथ से। यह मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा के झोंके से अलग करने की एक विधि है। उदाहरण के लिए गेहूं चावल के दानों से भूसी को अलग करना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप अपने घरों में देखे होंगे, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, जो शहर से बिलोंग करते हैं तो लोग तो देखते ही नहीं हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग ये प्रोसेस से गुजरे होंगे, भूसी से कैसे निकाला जाता है चावल को और गेहूँ से कैसे निकाला जाता है भूसी को, ये सारी चीज़ें देखे होंगे। विनोइंग इज अ मेथड of a separation to separate heavier and lighter components of a mixture by wind और by blowing air या wind के द्वारा फैन लगा करके भी बहुत सारे लोग निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम व्हीट और राइस ग्रेन। निस्पंदन या निथारना, निस्पंदन या निथारना क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। निस्पंदन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स कोई भी चीज़ नीचे जम जाएगा तो उसको सेडिमेंटेशन बनेगी। यह विधि एक फिल्टर पेपर या कपड़े के माध्यम से मिश्रण को पास करके एक अघुलनशील ठोस इनसॉल्युबल सॉलिड्स को तरल से अलग कर सकती है। ठोस कण फिल्टर में फंस जाते हैं जबकि तरल गुजर जाता है। उदाहरण के लिए चाक पाउडर और रेत को छानकर पानी से अलग किया जा सकता है। अब इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ और सेडिमेंटेशन। दिस मेथड कैन सेपरेट इन एन इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड by passing the mixture through a filter paper or a cloth. The solid particles are trapped in the filter while the liquid passes through. For example, chalk powder and sand can be separated from water by filtration के द्वारा। अब वाष्पीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। इवोपरेशन, इवोपरेशन क्या होता है? इस विधि में घुलनशील ठोस, जो घुलनशील ठोस होता है, सॉल्युबल ठोस होता है, को तरल से अलग किया जाता है। जैसे इस विधि में घोल सॉल्यूशन को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि सभी तरल वाष्पित न हो जाए और ठोस बाकी रह जाए। उदाहरण के लिए नमक और चीनी को पानी से वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। इसी तरह मतलब कि जो समुद्र का पानी है उसको वाष्पीकरण के द्वारा उड़ा दिया जाता है, मतलब ऊपर उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है और जो नमक है नीचे बन जाता है, तो उसके फिर उसे नमक को फैक्ट्री में लेके जा करके सफाई करके उसको फिर मार्केट में दिया जाता है। अब क्या इवेपोरेशन क्या है? इसका इंग्लिश मेथड क्या है? इंग्लिश वर्जन क्या है? दिस मेथड कैन सेपरेट अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड हीटिंग द सॉल्यूशन अंटिल all the liquid evaporates and leaves behind the solid. For example, salt and sugar can be separated from water by evaporation. evaporation के द्वारा ये सेपरेट किया जाता है। आसवन विधि, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर जो होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिलेशन मीन्स यह विधि सॉल्यूशन घोल को उबालकर और वाष्प को एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है, कंडेंसेंसिंग किया जाता है करके एक तरल को घोल से अलग कर सकती है। कम क्वथनांक लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे वाला तरल पहले वाष्पित हो जाता है और एकत्र हो जाता है, जबकि अन्य तरल ठोस मूल कंटेनर में रहता है। उदाहरण के लिए आसवन, डिस्टिलेशन द्वारा पानी को खारे पानी या एथेनॉल से अलग किया जा सकता है। डिस्टिलेशन क्या है? दिस मेथड कैन सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग द सॉल्यूशन एंड कंडेंसिंग द वेपर इन अ सेपरेट कंटेनर। द लिक्विड with the lower boiling point evaporates first and is collected while the other liquid or solid remains in the original container. For example, water can be separated from the salt और एथेनॉल बाय डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो उसका यूज होता है कहाँ पे? डिस्टिल्ड वाटर का कार की बैटरी में किया जाता है, या डॉक्टर लोग जो होते हैं यूज करते हैं मरीज को पानी चढ़ाने के लिए, उसका यूज डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। निस्तारण, निस्तारण क्या होता है? डिकैंटेशन। डिकैंटेशन क्या होता है? मीन्स पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। पकाने से पहले चावल या दाल को जल से धोया जाता है। जब चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज जो होती है, स्टक जो होती हैं, जैसे धूल के कण अलग हो जाते हैं और ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिरा दिया जाता है और इस विधि को निस्तारण बोलते हैं, डिकैंटेशन विधि बोलते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव हैवी कंपोनेंट्स के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादित मिश्रण सेडिमेंटेड मिक्सचर को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं?
निस्तारण कहते हैं। तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, डिकैंडिनेशन का इंग्लिश वर्जन क्या है? राइस और लेंटिल्स आर वॉश्ड with water before cooking. When water is added to rice or lentils, the impurities stuck to them, such as dust particles, separates. These impurities go into the water. The water is poured out by tilting the vessel slightly. This method is called decantation. The process of heavy components is settling down at the bottom of the vessels when water is added to a mixture is called sedimentation. The process of pouring out the water along with the soil without disturbing the sedimented mixture is called decantation. अब पृथक्करण फनल है क्या है? पृथक्करण फनल क्या है? सेपरेटिंग फनल। यह विधि दो अमिश्रणीय तरल इनमिसिबल लिक्विड्स पदार्थों को अलग कर सकती है। इस विधि में मिश्रण को कीप में डाल करके और जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। सघन द्रव डेंसर जो लिक्विड होता है निचली परत पर बनाता है और नल के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है, जबकि कम सघन जो होता है लेस डेंसर जो लिक्विड होता है ऊपरी परत पर होता है। मीन्स जो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी वो नीचे रहेगा और जिसकी कम डेंसिटी रहेगी वो ऊपर रहेगा। ऊपर से डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए तेल और पानी को अलग करने वाली कीप का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। सेपरेटिंग फनल, दिस मेथड कैन सेपरेट टू इमिसिबल liquid that have different densities by using a funnel with a tap at the bottom. The mixture is poured into the funnel and left to settle. The denser liquid form the lower layer and can be drained out through the tap. टैप के द्वारा उसको बाहर निकाल सकते हैं. While the less dense liquid from the upper layer can be poured out from the tap. For example, oil and water can be separated by using सेपरेटिंग फनल के द्वारा बीनना। हैंड पिकिंग क्या होता है? यह हाथ से बेकार सामग्री को अलग करने की एक विधि है। उदाहरण के लिए अनाज से पत्थर और कीड़ों को हटाना। हैंड पिकिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू टेक आउट यूजलेस मटेरियल बाय द हैंड। फॉर एग्जांपल, रिमूविंग स्टोन्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम फूड ग्रेन्स। चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन, यह अलगाव की एक विधि है जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के लिए चुंबक का उपयोग करती है और उन्हें गैर चुंबकीय पदार्थों से अलग करती है। गैर चुंबकीय पदार्थों से अलग करती है मतलब जो नॉन मैग्नेटिक होती है उनसे अलग करती है। उदाहरण के लिए लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर से अलग करना। मैग्नेटिक सेपरेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन दैट यूजेस अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड सेपरेट देम फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेटिंग आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सल्फर पाउडर्स। छानना, सीविंग क्या कहलाता है उसके बारे में डिस्कस करें। सीविंग यह पृथक्करण की एक विधि है जिसमें विभिन्न आकारों के घटकों वाले ठोस मिश्रण को अलग करने के लिए छलनी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मोटी रेत और कंकड़ से महीन रेत को निकालना। मोटी रेत और कंकड़ से महीन रेत को निकालना। जैसे क्या किया जाता है, प्लास्टर जो किया जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कंकड़ को निकाल दिया जाता है, मोटी रेत को निकाल दिया जाता है, जिससे कि आसानी से प्लास्टर किया जा सके। सीविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग दैट यूजेज अ सीव टू सेपरेट सॉलिड मिक्सचर्स दैट हैव कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज। फॉर एग्जांपल, सेपरेटिंग फाइन सैंड फ्रॉम कोर्स एंड सैंड एंड पेबल्स। सैंड और पेबल्स को अलग करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो यहीं पे एंड होती है। अब इस वीडियो के जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए और लोगों को, जिससे कि हेल्प करते रहिए, जिससे कि उनका सीटेट क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, तो नमस्कार।